एक विक्टिम के साथ 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। आपने दिल्ली साइबर सेल, रेवाड़ी पुलिस, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क किया है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करी अलग अलग स्टेट्स में? ये ऑपरेशन रन किया था, ऑपरेशन एंटीवायरस। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट है पवन चौधरी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर एंड द सीईओ ऑफ साइबर रक्षक। आज हम उनसे जानेंगे इंडिया में इतने साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसके लिए क्या एक्शन ले रही है, कैसे वो एक केस को सॉल्व करते हैं और उसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है। अगर आपके साथ भी साइबर क्राइम हो जाए तो क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, और उनसे जानेंगे कैसे जामतारा के बाद राजस्थान का भीलवाड़ा और डीग साइबर क्रिमिनल्स का हब बन चुका है। सर, डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना और उस एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है, तो वो कोर्ट में प्रूव करना। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर वीडियो लाते रहें। एंजॉय द शो। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सर। और 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको ढूंढते ढूंढते, और आप जाके आप पकड़ में आए हमसे और फाइनली पॉडकास्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जनरली लोग एक ही फील्ड चूज करते हैं, बट आपने ट्रेनिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों चूज किया। आपको क्या मोटिवेट किया दोनों चूज करने के लिए, और आप दोनों को मैनेज कैसे कर लेते हो एक साथ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेनली क्या होता है कि हमारा जो फील्ड है दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट सेक्टर्स हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इथिकल हैकिंग है, बग बाउंटी है, देन उसके बाद डिफरेंट कॉम्प्लियंसेस है। बट जो आप बता रहे हो कि इस फील्ड में हम क्यों गए, तो हमने चीजें देखी। स्टार्टिंग जर्नी हमारी साइबर ट्रेनिंग से थी, लोगों को ट्रेन करना। आज हमारा कोई बच्चा एक्सपर्ट लेवल तक जाता है, कोई केस को सोल्व करता है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस लायक तो बना, मैंने किसी को कैपेबल बनाया, उसको एक रोजगार दिया। बिकॉज अब अभी के टाइम पे हम अलग अलग साइबर रक्षक बना रहे हैं जो कि हमारे पैन इंडिया देश की रक्षा करेंगे। जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, ऐसे हमारा भी एक साइबर स्पेस है जिसको हम सिक्योर कर सकते हैं। और जब मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी तो पता चला कि जो रियल में जो लोग करा रहे हैं वो तो सिर्फ थियोरटिकल है, उस लेवल का प्रैक्टिकल नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे आके चीजें पता चली कि रियल में क्या चीजें हो रही हैं। विक्टिम्स के साथ जब मिलते हैं, विक्टिम्स के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो जब उसका फ्रॉड सोल्व हो जाता है या किसी पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, तो जब वो हमें बताते हैं कि आपकी वजह से आज हमें जस्टिस मिला, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ग्राउंड रियलिटी से लेके हमने चीजें आइडेंटिफाई की, जर्नी स्टार्ट की थी ट्रेनिंग से, उनको अवेयर करना और उस लेवल पे ले जाना कि किसी बड़ी अधिकारी के थ्रू वो देश की एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा कर सके, उनको साइबर थ्रेट से बचा सके। तो दोनों चीजें पैशनेट है, इसलिए दोनों फील्ड में हम आ गए। यू आर द सीईओ ऑफ साइबर रक्षा। और इसको शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इंडिया में पहले से बहुत से इंस्टीट्यूट है जो पहले से ये काम कर रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप उन लोगों से डिफरेंशिएट कर पाते हो? देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो साइबर रक्षक है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक मिशन है। वो मेरा मिशन था जो मैंने सोचा था, और आपका जो वर्ड है साइबर रक्षक, तो वो खुद ही डिफाइन कर रहा है। वी आर द डिजिटल प्रोटेक्टर ऑफ अवर नेशन, तो दैट इज द साइबर रक्षक। और ये मिशन हमने इसलिए शुरू किया था, मिशन आईटी एजुकेशन इसका पार्ट था, जिसके माध्यम से हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास एक प्रॉपर तरीके से किताबें भी नहीं होती थी, और उन किताबों के ना होने की वजह से वो पढ़ना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे। तो एनजीओ को सपोर्ट किया, हमने अपनी जेब से पैसा लगाया और उनको उस लेवल पर लाए। फ्री में एजुकेशन दी, साइबर सिक्योरिटी की जो सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, फोरेंसिक है, बच्चों को कैपेबल बनाया। कोई चीज ऐसी होती है, आज खुशी होती है बच्चे अच्छी जगह पे काम करते हैं, जो एक्सपर्ट रोल प्ले करते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, ऑडिटिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। और साइबर रक्षक का मेन उद्देश्य यही है कि साइबर थ्रेट्स को रिमूव करो और अपने देश की सुरक्षा, लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करो। तो उद्देश्य यही था साइबर रक्षक का। और एक बहुत बड़ा, अभी आपके सामने मैं डिस्क्लोज कर देता हूं आपके पॉडकास्ट पे, हम बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोज द क्राइम, जो हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हम बहुत बड़े लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी हमारे जो, अब मैं बात करूं, अभी हमारे 15+ यूनिवर्सिटीज एंड 50+ कॉलेजेस के साथ एमओयू साइंड है, जिसमें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। और उस लेवल का एक्सीलेंस बना रहे हैं कि जहां पे उनको टूल्स एंड टेक्निक एक जगह प्रोवाइड होंगी, और जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मदद मिलेगी। वहां से हमारे एक्सपर्ट्स तैयार होंगे।
अभी तक आप कितने कितने स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन कर दिया? अभी तक मोर देन 10,000 प्लस मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, और हो सकता है बहुत सारे जिसमें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस, इन लोगों को भी, लॉ एनफोर्समेंट को हमने ट्रेन किया है। पर्सनली मेरी बताऊं तो मैंने इस डोमेन में काफी अपना योगदान दिया है। इवन कई बार ऐसे भी होता है जहां पे एकोमेंडेशन वगैरह होती है, वो भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर सिर्फ हम नेशनल सिक्योरिटी की मदद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, उस लेवल का उनको ट्रेन करते हैं। मैंने बड़ी बड़ी एजेंसी, मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे नासीन नारकोटिक्स के जो एकेडमिक है उसको ट्रेन करना, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, डिफरेंट स्पेशल इंटेलिजेंस ग्रुप, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, और डिफरेंट जितने भी हमारे जो पिलर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को, उनको हमने ट्रेन किया है। और बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, इसमें हम सेशन देते हैं, ना कि सिर्फ साइबर अवेयरनेस, एक प्रॉपर एक करियर गाइडेंस और प्रॉपर तरीके से आगे इन फ्यूचर उनके जो काम आ सके, इस लेवल की चीजें। रिसेंटली आपको नेशनल साइबर एक्सपर्ट अवार्ड मिला और कुछ टाइम पहले आपको इंडियन एयरफोर्स से भी रिकॉग्निशन मिला था। ये अवार्ड आपके लिए सिर्फ एक अचीवमेंट है या आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है? मैं बताना चाहूंगा, जो अवार्ड है ये हम इनको एक अचीवमेंट मान सकते हैं, बट मैं इनको एक प्रकार से अचीवमेंट ना मान के मैं इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। ये जो अवार्ड जो हमें मिलते हैं अलग अलग लेवल के, अब लोगों ने इतना प्यार दिया, उनको अच्छा लगा, तब उस लायक हम गए हैं। तो और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि लोगों का जो हमारे तरफ सपोर्ट है, जो प्यार है, वो हमें ये शो करता है कि हम आगे देश में और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें एक डायरेक्शन देता है कि आगे हमें और अच्छा करना है। ये एक हमारे माइलस्टोन मानते हैं इसको हम। अलग अलग डिपार्टमेंट हमें रिकॉग्निशन देता है, रिवॉर्ड देता है, अवार्ड देता है, वो इसलिए ही देता है कि आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे चलें। हर व्यक्ति की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को सिक्योर रखे, अपने आप को अवेयर रखे, और जितने फाइनेंशियल थ्रेट है, फ्रॉड है, जब वो खुद ही अवेयर हो जाए, कॉमन सी बात है, खुद वो सिक्योर हो जाएंगे, वो समर्थ हो जाएंगे। इसलिए साइबर रक्षक का मेन उद्देश्य यही है। तो मैं तो इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलता हूँ जी। जैसे कि आपने बताया कि मैं एसओजी, सीबीआई, सीआईडी के साथ वर्क करता हूँ और स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, तो बट जो साइबर क्राइम लोकल पुलिस में जो केस आते हैं साइबर क्राइम में, वो आप जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक या फिर एक्सपर्ट तक कैसे आते हैं? वहां से लेके यहाँ तक का क्या सफर क्या होता है इसके बीच के अंदर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। स्पेशल इंटेलिजेंस होती हैं, जो आपने नाम लिया, स्पेशल इंटेलिजेंस जिनका स्पेशल वर्क होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है 50,000 का, मान के चलिए, वो जैसे तैसे करके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तो उस केस में क्या है कि वहां पे वो व्यक्ति गया एज ए विक्टिम, तो उसके केस पे कार्रवाई होती है। जब उस पर कार्रवाई हो रही है, हमें पता चला वहां पे कि इनके साथ इतने का फ्रॉड हुआ, और साथ में मालूम पड़ता है कि वहां पे कुछ इंटर स्टेट ऑपरेशंस भी हैं, उसमें कुछ लोग सिंडिकेट्स हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, वो उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तब वहां पे एक टर्नओवर आ जाता है, वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वो केस फिर सीआईडी सीबी को चला जाता है, क्योंकि गैंगस्टर्स की बात हो रही है। हाँ। उसी मैटर में अगर वो 50,000 का ना होके 5 करोड़ का हो जाएगा, तो वो एसओजी के पास आ जाएगा, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। उसी केस में कोई हवाले का पैसा है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो फिर वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसको संभालती है। तो आपका जो क्वेश्चन था, उसमें लोकल पुलिस स्टेशन अपने हिसाब से उसको टॉलरेट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर वो केस सोल्व हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो वो हमारे जैसे लोगों के पास आता है, हम उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाई जो आपके प्रीमियम टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स होती है, स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो बिल्ड की जाती है, एंड देन उसके बाद उस पर एक प्रॉपर लेवल पे एक स्पेशल इंटेलिजेंस काम करती है। What does the first 48 hours look when a high profile case lands on your desk? Okay, so the question is very nice and I will tell you the complete scenario about this. 48 घंटे जो हमारे पास होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। अगर कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाता है, तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं, एंड देन वी मूव टू द आगे प्रोसीडिंग। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास हाई अथॉरिटीज कौन कौन है उस पर डिस्कशन होता है। हमें लगता है कि ये सोल्व हो सकता है डायरेक्ट पैनल से, तो हम डायरेक्टली उसको सोल्व करते हैं। हमें लगता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन का यूज किया जा रहा है, तो उसी चीज को हम उस पर्टिकुलर ऑथराइज्ड एजेंसी के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी यूज होती है, डिफरेंट लेटर्स होते हैं, 91 सीआरपीसी, 94 बीएनएस, या हमें लगता है डायरेक्ट नोडल को इन्फॉर्म करना है तो वो किया जाता है। और सभी बड़ी अधिकारी को एक अलग अलग लेटर पैड्स होते हैं, उनके लेटर हेड्स होते हैं, उन पे वो फॉरवर्ड करते हैं कि फॉरवर्ड टू दिस एजेंसी, और उस पर तुरंत कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। अब डिपेंड करता है फाइनेंशियल फ्रॉड है, कोई पॉलिटिकल इश्यू है, या कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये फैक्टर्स होते हैं इसमें। What is the biggest misconception about cybercrime investigation work in India?
बहुत जैसे अच्छा movies क्वेश्चन के है अंदर- आपका जी। इसके अंदर दिखाते हैं ना वो कैसे वर्क करते हैं, तो मूवीज में और रियलिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं तो जो बाहर के थॉट प्रोसेस होते हैं किसी पब्लिक व्यक्ति के, वो यही सोचता है कि इन्वेस्टिगेशन कितना इजी है, बट सच बताएं तो इतना इजी नहीं है। क्रुशियल पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, किसी को ट्रेस आउट करना है, उसको हर कोई पुलिस थाने वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट हम बात करें वीपीएन की, कोई हाई प्रॉक्सीज की, कोई वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स की, तो बहुत ज्यादा टेक्निक्स, फोरेंसिक टूल्स, डिफरेंट ओसिन टेक्निक, डिफरेंट ह्यूमन टेक्निक, इनका इस्तेमाल किया जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन आपका जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी बोलते हैं उनको हम, या अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनकी उसके साथ कनेक्टिविटी है, उनके साथ वर्क फ्लो गुड है, तो डेफिनेटली लॉ एनफोर्समेंट उसको क्रैक कर देती है। ऐसे कई लाखों उदाहरण है जिनमें ये पॉसिबिलिटी हुई है। तो ये एक सिनेरियो है इसका। आपने दिल्ली साइबर सेल, रेवाड़ी पुलिस, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क किया है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करी अलग अलग स्टेट्स में? मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूं रेवाड़ी साइबर सेल से, तो रेवाड़ी साइबर सेल एक छोटा सा पोर्शन मान के चलते हरियाणा का, तो उसमें जो चैलेंजेस आएंगे वो छोटे लेवल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम के बहुत वेरिएंट्स होते हैं। फिशिंग है, किसी ने फिशिंग लिंक बेचा, उससे उसका यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया, सोशल इंजीनियरिंग कर ली, तो इस टाइप के जो केसेस आते हैं वो आपके छोटे एरिया में आते हैं। मैं बात करूं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पे जो सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका क्रिमिनल है वो ऑलरेडी कई गैंग्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे राजस्थान की बात करें हम, तो आपका भरतपुर डीग है। अगर हम मेवात एरिया बात करें, हरियाणा के पास सोना है, पलवल, ताउडू है। तो ये वाली रेंज होती है, ये हाई सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व होती है, कनेक्टिविटी होती है इसकी। और जो राजस्थान से रिलेटेड आपने पूछा, उसमें दोनों मिक्सअप होता है। तो चैलेंजेस की बात करें तो अगर हम वहां की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल डेटा टाइम पे नहीं मिलता, ठीक है। हम यहां पे बात करें हाई ऑथराइज्ड ऑपरेशंस की, तो हमारे पास अथॉरिटी हाई होती है बट चैलेंजेस और एडवांस आ जाते हैं। इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है, अपने आप में चैलेंज है। वीपीएन यूज कर रहा है, अपने आप में चैलेंज है। ब्रेकआउट हो जाते हैं पर टाइम टेकिंग होता है। तो हर चीज को सोल्व करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। तो मैंने रेवाड़ी साइबर सेल में भी अच्छा काम किया, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में भी अच्छा किया, और अभी हम राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन में भी अच्छा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, टाइम टेकिंग होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अगर आप सच में कैपेबल हो तो आपके लिए कोई क्राइम इतनी बड़ी डील नहीं होगी। हाँ। जी, व्हाट इज द डेंजरस साइबर क्राइम यू एवर सीन इन योर लाइफ? मैं बताना चाहूंगा, जो आजकल डेंजरस की बात करें तो डेंजरस वो है जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को थ्रेट मिल जाता है, वो सुसाइड करने को अटेम्प्ट तैयार हो जाता है, इवन उसका बिहेवियर मेंटेनेंस भी चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब आज के टाइम पे जो हमने रिसेंटली केस पे वर्क किया था, एआई ड्रिवन फ्रॉड था। वो वॉइस क्लोनिंग का उसमें इस्तेमाल किया गया था, और किसी व्यक्ति से अमाउंट डिमांड की गई थी, हाई अमाउंट, और उस अमाउंट के अंदर वो व्यक्ति इतना ज्यादा डर गया था, इवन सुसाइड करने को तैयार हो गया था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे जो क्राइम आ रहे हैं आजकल, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है डिजिटल अरेस्ट के बाद। और आने वाले टाइम पे एआई ड्रिवन क्राइम सबसे ज्यादा निकलने वाले हैं और आने वाले हैं। तो हमें उस लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, जो एआई ड्रिवन क्राइम्स है उसके अंदर अपने को एडवांस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जैसे उसका बिहेवियर इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर उसका वॉइस क्लोनिंग फोरेंसिक करना पड़ेगा। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं एविडेंस के अंदर, उनको हमें अपने हिसाब से कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे पेश हो, उस लेवल की हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे सर अभी खूब सी कंपनियां हैं जो अपनी एआई टूल्स फ्री के अंदर बांट रही है, तो ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा आगे जाके कि इससे भी ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ेंगे? देखो, एक पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल भी दे रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर का, और भी कई परप्लेक्सिटी है और भी दे रहे हैं। पर उसका मेन मोटिव उनका ये नहीं है कि हम क्राइम को बढ़ावा दें, बट माइंडसेट जो होता है, जैसे ब्लैक अटैकिंग, व्हाइट अटैकिंग होती है। हम बच्चे को सिखाते हैं कि ब्लैक अटैकिंग आप करोगे तो आपको कई पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। व्हाइट अटैकिंग से आप सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हो। बग हंटिंग है, पर आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। वैसे हमारा माइंडसेट होता है। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया एआई का, आप कुछ भी बनाना चाहते हो आज के टाइम पे, आप एआई पे लिख दो, सब कुछ बना के दे देगा। इवन आपको सोर्स कोड भी नहीं पता, आपको लैंग्वेज भी नहीं पता, तो भी बना देगा। तो उसको आप ये बोलोगे कि ऐसी मशीन बना दो, ऐसा टूल बना दो जो मेरी तरह बात करे, और मैं बस उसमें अपना वॉइस दूं और मैं किसी को कन्विंस कर दूं, तो एक क्रिमिनल उसका यूज करके एक बहुत बड़ा हथियार बना सकता है। बट उसी चीज को अच्छे वे में इन्वेस्टिगेशन में ले तो वो हेल्पफुल भी हो सकता है। Bharatpur and Deeg in Rajasthan are the places where cyber criminals are taking place, and it is a epicenter of crime. What is Operation Antivirus and what police are doing for that?
ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इसके बारे में सभी लोगों को पता लगे। हमारे आईजी साहब हैं, तो उन्होंने ये ऑपरेशन रन किया था, ऑपरेशन एंटीवायरस, जिसमें ऐसे स्कैमर, स्पैमर और जो एक प्रकार से फ्रॉडस्टर, जो ये फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग और ऐसे फ्रॉड कॉल्स, डिजिटल अरेस्ट जैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उन लोगों को चुन चुन के भरतपुर डीग से ढूंढा, निकाला, उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, उनके सीडीआर, आईपीडीआर, उनके जियो कोऑर्डिनेट्स, टावर डंप सब इकट्ठे किए और उन पर्टिकुलर पैनल्स में आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया गया। तो ऑपरेशन एंटीवायरस का मतलब होता है वायरस को भगाने का एक टूल। तो उसी टाइप से जो आईजी साहब है, उन्होंने इस ऑपरेशन में चालू किया और ऐसे लोगों पे एक प्रकार से साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक कंप्लीट एसआईटी तैयार की, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम, और उस आधार पे इन पे रोका गया और बहुत अच्छा काम किया। वी अप्रिशिएट दिस एक्शन बाय ऑफिसर्स। साइबर क्राइम केस में क्रिमिनल्स अपने ना ट्रेस को हाइड करते हैं, ट्रेसेस को हाइड करते हैं। तो आपने सबसे स्मार्ट तरीका कौन सा देखा है अभी तक किसी क्रिमिनल का, कि इसने इस तरीके से भी अपने ट्रेसेस को हाइड कर दिया जो आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई या परेशानी आई? देखो, मैं बताना चाहूंगा, जो आपका क्वेश्चन है वो कॉमन है हमारे लिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल जितने होते हैं अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें तो जब बच्चा पढ़ता है, सीखता है, तो वो हमेशा यही सीखता है खुद को एनोनिमिटी में कैसे रखा जाए। तो उसके लिए वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो साइबर क्रिमिनल्स को इस बातों का पता होता है। तो मैं बात बताऊं हमने ढूंढा कैसे, तो कई सारे ऐसे वीपीएस सर्वर होते हैं जिसको हम लीगल कंप्लेंट देते हैं, वहां से हमारे को डेटा मिल जाता है। उसके बाद हमारा अलग अलग एनालिसिस होता है, फोरेंसिक बेस्ड टूल्स का यूज होता है, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स पे वर्कआउट होता है, इविडेंस को देखा जाता है, उनके अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट वैल्यूज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं जिनमें हमें लगता है कि बंदा जर्मनी में बैठा है, बट बाद में पता लगता है ये तो जयपुर में कहीं पे वैशाली नगर से क्राइम कर रहा है। तो ऐसी चीजें आती है सामने। पकड़ में क्यों आता है वो? क्योंकि वो कई बार ऐसी गलतियां कर देता है। डिजिटल फुटप्रिंट करके कीवर्ड है, जिसको हम, जो हमारे पैर चलते जब छपते हैं, ऐसे इंटरनेट की दुनिया में जो डिजिटल क्राइम करता है उन सभी का हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। वो डिफरेंट डेटा सेट भी होते हैं, डिफरेंट डेटा बेसिस भी होते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहां पे वो गलतियां कर देते हैं। जैसे कहीं पे उन्होंने पेमेंट ली, वीपीएन खरीदा, पेमेंट ली, तो किसी के पास तो डेटा है उस पेमेंट का। अब उनको इस बात का नहीं पता, बट लॉ एनफोर्समेंट नोस एवरीथिंग। तो उस बिहाफ पे डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर उसका एनालिसिस होता है और उस आधार पे हम जैसे इन्वेस्टिगेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे काफी केसेस हैं, इवन इन सीआर करोड़ों में ऐसे फ्रॉड किए हैं लोगों ने। किसी के साथ फॉर एग्जांपल एक केस मैं शेयर करना चाहूंगा। एक विक्टिम के साथ 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। हमें लगा कि ये इंटरनेशनल क्राइम है, बट जब उसको आइडेंटिफाई किया गया तो जयपुर से ही ऑपरेट हो रहा था। उसमें जो म्यूल अकाउंट्स थे, म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके पैसा भेजा जा रहा था डिफरेंट जगह पे, दुबई में, हांगकांग में, चाइना में, मर्चेंट्स थे उसके अंदर डिफरेंट। पर जो ऑपरेट करने वाला बंदा था वो जयपुर का ही था, वो विदेश रहता था। तो इसमें जो फ्रॉडस्टर की वैल्यू थी वो फ्रीज कराया गया, अमाउंट होल्ड कराया गया, वापस रिट्रीवल फॉर्म दिया गया, और जो पैसा था वो हवाले का पैसा था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की उसमें वीपीएन्स थे, वीपीएस थे, डिजिटल ओशियन करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक सर्वर ले रखा था, वहां से हमने इन्वेस्टिगेट किया। डिजिटल ओशियन ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी। सारे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके आधार पे उस सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके एक्यूज बनाया जाता है। Okay. How do you balance technical evidence with behavioral profiling in investigations? देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपके ऑडियंस है, जो आपने एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया आपने? बिहेवियरल प्रोफाइलिंग और दूसरा टेक्निकल एविडेंस। तो टेक्निकल एविडेंस जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे फुटप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी होती है, हमारे पास फोरेंसिक मैकेनिज्म होता है, उसमें हमारे पास एविडेंस किस टाइप का है, फिजिकल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उसको कलेक्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है। आजकल क्राइम इस एडवांस होने लग गए कि वॉइस लेवल की भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इसको VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका एनालिसिस होता है, उसका फोरेंसिक होता है। कोई डीप फेक वीडियो है, उसका अलग लेवल से एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एविडेंस होता है, उसको कलेक्ट करना इतना हार्ड नहीं है। बट जो आपने बिहेवियरल एविडेंस बोला, उस केस में कहता हूं बिहेवियर देखते हैं। कोई हमारे पास सस्पेक्ट है, उसको पकड़ के लाए तो उसके हाव भाव देखे जाते हैं कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, समझ रहे हैं? उसके नेटवर्किंग में कौन कौन लोग हैं, कितने बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, क्या किसी इंटरस्टेट गैंग के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसे मैटर आ जाते हैं तो उस लेवल पे सोचना पड़ता है और दोनों एविडेंस को कैप्चर किया जाता है, फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीड होता है। छोटे साइबर क्रिमिनल्स और बड़े साइबर माफिया में जो $1 मिलियन का ऑपरेशन चलाते हैं, उनकी मेंटेलिटी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मैं बताना चाहूंगा, जो छोटे साइबर क्रिमिनल्स आपने वर्ड यूज किया, वो होते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट। उसमें क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं
छोटे लेवल के शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं उनके, जैसे किसी के साथ स्कैम करना है, फिशिंग के थ्रू लिंक भेज दिया, सोशल इंजीनियरिंग कर ली और उनके साथ स्पैमिंग कर ली, वहां से उनको कन्विंस करके पैसा निकाल लिया, छोटा अमाउंट होता है वो। बट जो आपने बताया $1 मिलियन जो माफियास होते हैं, वो उनका क्या होता है, वो प्रोएक्टिव मेजरमेंट में काम करते हैं। उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, उनके जो टूल्स होंगे, उनके जो क्राइम होंगे, वो सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स होंगे। उसमें उनका टारगेट होता है कि विक्टिम के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम हैक करें या उससे हम फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट करें। इसमें उनकी टूल्स एंड टेक्निक डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू स्मॉल क्रिमिनल्स। उसमें वो VPN, VPS और जो आपके बॉर्डर लेवल के जो सिक्योरिटी जो आपकी टेक्निक्स होती है उसका यूज करते हैं। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होती है उनकी, गैंगस्टर्स के साथ टाइअप्स होता है उनका, और इवन वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। इसीलिए जो छोटे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं, Right. क्योंकि नॉलेज ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल, और उनके साथ ट्रेनिंग पूरा सिस्टम होता है, सिखाने वाले लोग होते हैं उनके साथ, उनके पैसे को कन्वर्ट करने वाले लोग होते हैं, और इवन उनको जो पनाह देते हैं ऐसे लोग भी होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आजकल बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते जा रहे हैं और क्राइम्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। तो आपने अभी तक अपने करियर में सबसे एडवांस क्राइम कौन सा देखा और उन्होंने सबसे एडवांस टूल्स यूज़ करे? मैं बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक क्राइम हुआ था, वो मेरे हिसाब से एक डिफरेंट टाइप का मोडस ऑपरेंडी था क्राइम का, दैट इज डीप फेक AI क्राइम। उसका यूज करके एक बड़े ऑथराइज्ड व्यक्ति, कंपनी के CEO, उसका चेहरा इंप्लीमेंट करके, उस चेहरे को मूव करके, और CEO के माध्यम से उनकी जो फाइनेंशियल टीम है उसको कन्विंस करके फाइनेंशियल फ्रॉड को अटेम्प्ट किया गया। इवन CR करोड़ों का फ्रॉड था वो। अब इसमें जो आपने बताया टेक्निक, हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, तो इसमें हर टाइप की हमारे पास फोरेंसिक मैकेनिज्म होता है। हम उसका, आपने बताया जैसे बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, उसका वॉइस फोरेंसिक करते हैं, उसके अंदर AI ड्रिवन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। ये हमें फोरेंसिक मैकेनिज्म से पता चलता है कि इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये AI ड्रिवन क्राइम था। रियल में वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, बट वहां पे जो टूल्स एंड टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो हाई ऑथराइज की गई है। उसने सिर्फ कॉल पिक किया, CEO ने, उसकी कॉल का क्लोन किया गया और उसी क्लोन का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड को कन्विंस करके सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से क्राइम अटेम्प्ट किया गया। तो आने वाले टाइम पे चीजें बढ़ सकती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि AI फ्री है, उसका कोई भी इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बिल्ड भी कर सकता है और ऐसी चीजों को डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज भी कर सकता है। तो आई थिंक जो डीप फेक AI क्राइम है वो आज के टाइम पे टॉप लेवल पे चल रहा है, जिसका एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल अरेस्ट, वो भी इस लेवल पे काम कर रहा है और बहुत सारे लोग इसका फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इस पे काम कर रही है। लाइव इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप कौन से टूल्स और फ्रेमवर्क का यूज करते हो एक साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली जो हमारे लाइव इन्वेस्टिगेशन होता है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन किस चीज से रिलेटेड है। इज इट रिलेटेड विथ फाइनेंशियल फ्रॉड, इज इट रिलेटेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग, इज इट रिलेटेड विथ सम काइंड ऑफ हैकिंग, या फिर फिशिंग, ईमेल, या फिर कॉर्पोरेट क्राइम, डिपेंड करता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स एंड टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बट टूल सिर्फ एक एड है, ठीक है। रियल में जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो अपना माइंडसेट यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो भी हैकिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो भी वही सिनेरियो यूज करता है। उनके हम फुटप्रिंट्स को पकड़ते हैं कि उसने क्राइम किया होगा, तो वहां पे हमारे को मेटा डेटा क्या मिल सकता है, उस मेटा डेटा से हम जियो कोऑर्डिनेट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। वी हैव द पावर्स, जितनी हमारी एजेंसीज हैं उनके पास पावर है रिलेटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द सस्पेक्ट। दूसरी पावर उनके पास टेक्निकल है, ऑल द फोरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स दे हैव। एंड सेकंड थिंग इज दैट दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल गवर्नमेंट पावर्स। तो तीनों जब मिक्सअप हो जाती है तो केस को इजीली इन्वेस्टिगेट करना हो जाता है। सर फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया और वो जैसे पुलिस ने उस केस को हैंडल किया, बट वो तो मर्डर है तो उन्होंने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना कोई सस्पेक्ट पकड़ में आया। तो अगर वो केस आपके पास आता है तो आप किस हैंडल से देखते हैं उस केस को सॉल्व करने के लिए? देखो, मैं बताना चाहूंगा, जो पुलिस होती है उनके पास मर्डर केस आते हैं, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइम एक्टिविटीज। एक होता है हीनस क्राइम, एक होता है नॉन हीनस क्राइम। इन दोनों में सर डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये होता है, एक होता है संगीन अपराध, एक होता है असंगीन अपराध। इसमें क्या होता है कि जो क्राइम जो आपको ज्यादा इंटेम्पटेशन यानी दे रहा है, जैसे मर्डर केस है, रेप केस है, थ्रेट्स हैं, ये आपका एक हीनस क्राइम की एक्टिविटीज में आता है, जिसमें अगर आप एक्शन लेते हो तो इवन फास्ट एक्शन होता है उसमें। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि
विदाउट एफआईआर आप निकलते हो और चीजों पे प्रोसीड करते हो तो आपको करना ही होता है। बट जो दूसरा नॉन हीनस क्राइम है उसमें क्या होता है कि जैसे चोरी हुई किसी के साथ कोई किसी का फोन चुरा ले गया या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कुछ ऐसी बातें हो गई, तो वो आपको उस कैटेगरी में आता है। दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है, किसी में वारंट की नीड होती है, किसी में वारंट की नीड नहीं होती। तो जो हमारे हीनस क्राइम होते हैं उसके अंदर हमारा जो सस्पेक्ट होता है वो एनोनिमस होता है। कैसे? किसी ने किसी का मर्डर केस किया, सपोज मर्डर किया किसी ने, तो उस केस में हमें थोड़ी नहीं पता है किसने मर्डर किया, हम तो उसको सस्पेक्ट के आधार पे लेके चल रहे हैं ना। बट उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो वहां पे आएगा, तो उस केस में फोन भी इस्तेमाल करेगा, आएगा, तो उन सभी की एक इंफॉर्मेशन गैदर होती है, एक इंटेलिजेंस बनाना पड़ता है। हो सकता है उसका फोन आया होगा, अब हमारे पास फोन नंबर भी नहीं है, तो देयर आर सम टेक्निक जिसके माध्यम से हम उस फोन के जियो कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करके उसके फोन के नंबर के थ्रू टावर के एनालिसिस करके और कुछ हम डम्प्स इकट्ठा करते हैं। अगर उस दायरे में वो व्यक्ति आया होगा तो डम्प के आधार पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेम वो दूसरी लोकेशन पे जाएगा, तीसरी पे, अगर वो मैच हो रहा है तो दैट इज द सस्पेक्ट। तो दीज आर सम टेक्निक्स यूज्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। और अगर वो नहीं होता सोल्व उनसे, तो वी विल प्रोवाइड सम टाइप ऑफ पावर टू देम। उनको टूल्स, उनको टेक्निक, उनको एक्सपर्ट दिए जाएंगे और उस आधार पर वो चीजें इन्वेस्टिगेट होती है। बट अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जहां की है वो इतना कैपेबल नहीं है, अवेयर नहीं है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में उनको उस लेवल की जो सारे रिसोर्स है वो उनके पास होने चाहिए। आपके पास केस आया तो क्या स्टेप होगी? पहले मैं ये फॉलो करूंगा, अगर इस लेवल पे केस सोल्व नहीं होता फिर मैं यहाँ जाऊंगा, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर होती है, जो साइबर इन्वेस्टिगेशन में होती है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? दूसरा, अगर हम साइबर इन्वेस्टिगेशन का लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके चलते हैं, या कोई थ्रेट प्रोड्यूस किया किसी ने, इनका लेके चलते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति जाता है थाने पे, कंप्लेंट दर्ज कराता है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कंप्लेंट दर्ज करता है। उसके बाद वो जो कंप्लेंट होती है वो डीओ के पास जाती है, ड्यूटी ऑफिसर के पास, वो डीओ अलॉट करता है आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको रीड आउट करता है कि क्या मैटर हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड है, हैकिंग का है, या फाइनेंशियल उसका आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसकी कैटेगरी दी जाती है। उसके बाद उस कैटेगरी के आधार पे उनके फोन नंबर होते हैं, फ्रॉडस्टर फोन करेगा तो उस फोन नंबर की कंप्लीट सस्पेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उसमें अलग अलग टर्म्स एंड कीलॉजीज होती है, जैसे उसकी हमें एसडीआर निकालना है, सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड, उसकी हमें केवाईसी निकालना है, एओएफ निकालना है, ठीक है। ये टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट एक सेगमेंट में तैयार किया जाता है। अब उसके थ्रू उसकी ऑफिसर उसकी कॉल डिटेल निकाल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, इंटरनेट से रिलेटेड रिकॉर्ड निकाल रहा है। देन उसके बाद हमें लगता है कि ये सस्पेक्ट है, तो फिर उसके आधार पे इंफॉर्मेशन गैदर करके वो पर्टिकुलर टीम, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की टीम होती है, जो अधिकारी होते हैं, भेजे जाते हैं उस लोकेशन पे। अगर एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही है तो वहां से वो आइडेंटिफाई हो जाता है। बट आजकल इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। जो फ्रॉडस्टर है वो फर्जी सिम इस्तेमाल करता है, वो म्यूल अकाउंट यूज करता है, तो उस आधार पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। उसमें टाइम टेकिंग होता है, चीजें फिर भी आइडेंटिफाई होती है, पकड़ी जाती है। जी। डू ऑल्सो ऑफिसर्स थिंक लाइक अ क्रिमिनल टू सॉल्व अ केस? यस, डेफिनेटली। कोई अधिकारी है, अगर वो क्रिमिनल के आधार पे नहीं सोचेगा तो वो केस सोल्व ही नहीं होगा। अगर वो सोचेगा, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कई बार इन्वेस्टिगेशन में मटेरियल होता है, उसमें हम देखते हैं कि इसने क्राइम किया और यहाँ पे बंदा है और उसके बाद उसने पैसा निकाल लिया, तो एक सिनेरियो है कि भाई उसको पकड़ लो, वहां से निकाला है। तो बट रियल में देखा जाएगा तो फर्जी सिम है उसके पास, फर्जी लोकेशन है, और बैंक भी उसने म्यूल अकाउंट का कनेक्ट कर रखा है। इवन उसने जो पैसे दे रखे हैं वो बीच में मीडिएटर्स हैं। दिखने में कितना आसान था, बट इन्वेस्टिगेट करते तब रियल पता लगता है। तो जब तक वो क्रिमिनल माइंडसेट से नहीं सोचेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉ एनफोर्समेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ हाई इम्पैक्ट केस लाइक ड्रग्स, पॉलिटिशियंस, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हो और जिसे आप पर्सनली और डीपली केस ने आपको अफेक्ट किया हो? हाँ, ऐसे कई केस हैं। जैसे इंटरनेट की एक काली दुनिया है जिसको डार्क वेब बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्राइम है ये। और ये 2 से 3 साल पहले की बात है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एसीपी साहब ने इनवाइट किया कि ऐसे ऐसे मैटर है, हाउ यू कैन हेल्प इन दिस केस एज ए सीनियर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो जब हमने उस केस को हैंडल किया, देयर इज वन सस्पेक्ट, 21 साल का लड़का था, फील्ड कॉमर्स थी उसकी, और वो उसका मास्टरमाइंड मान के चल सकते हैं। तो जब हमने उसको इंटेरोगेशन किया, उसका बिहेवियर एनालिसिस किया, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस व्यक्ति के एक नहीं बहुत बड़े चैनल्स हैं। ही इज द सिंडिकेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइम। वो डार्क वेब से ऑपरेट कर रहा था। आपने ड्रग्स का नाम लिया तो ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम था वो। ही इज यूजिंग मोनेरो बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी है, मोनेरो का इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, और उन्होंने डार्क वेब पे अलग अलग चैनल्स यूज कर रखे थे। तो वहां पे कुछ क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ऐसे यूज किए थे जो गवर्नमेंट की नजर में होते हैं।
तो गवर्नमेंट की नजर में थे, तो हमारे को उनके हैश वैल्यू और उनके जो क्रिप्टो एड्रेस होते हैं उससे काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। तो उस आधार पे, और वो यूज कर रहे थे प्लेटफॉर्म, एक विस्पर करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका यूज कर रहे थे वो। उसमें हम एक दूसरे की बात जो होती है वो इनक्रिप्टेड होती है, जैसे आप व्हाट्सएप कहते हो, बट लॉ एनफोर्समेंट के पास पावर्स होती हैं जिसके आधार पे चीजें डिक्रिप्ट हो जाती हैं। तो वो यूज कर रहे थे और उसका हमने पैकेट कैप्चर एनालिसिस किया। फोरेंसिक टेक्निक होती है, नेटवर्किंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिससे वो बात कर रहा था उसका पैकेट आईपी एड्रेस हमारे पास आया उस सर्वर का, और उससे एंड यूजर आईपी का नोटिस निकाला गया, और उस एंड यूजर आईपी के आधार पे हमारे को इंडिया में कहाँ कहाँ पे चीजें चल रही है उस पर फोकस किया। वो हमारा मीडिएटर बना बीच में, और उसके आधार पे सारे सिंडिकेट्स को आइडेंटिफाई किया गया। ये बहुत बड़ा एक रैकेट था जिसको बस्ट किया था। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, या कोई नई योजनाएं लेके आ रही है, या फिर लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही है, या फिर कोई नई टीम बिल्ड कर रही है जो ये साइबर क्राइम्स को रोकेंगे या कम कर देगी? बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। देयर इज वन यूनिट दैट इज I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। विदेश में भी काफी ऐसी इनिशिएटिव चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है MHC के अंडर चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और I4C जो नए टैलेंट्स हैं उनको नरिश कर रही है और उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है। और I4C इज द नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया। जो भी अधिकारी है, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको टूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड करना, दैट इज डन बाय द I4C। 1930 वो भी I4C का इनिशिएटिव है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। टाइम लगता है हर चीज पे, बट फास्टली और मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन I4C वर्क कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम कर रहा है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ IT है उस पर काम कर रही है। काफी ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट SIT बनाई जा रही है जिस पे रोकथाम किया जा सकता है। अलोंग विद हम भी इस पे इनिशिएट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के आधार पे बैठे हैं, तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एक पर्टिकुलर सिटीजन को भी अपना काम करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ साइबर रक्षक हमने काफी लोगों की लाइफ को चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एंड इवन प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप टू देम that helps you to connect with the law enforcement agencies. सर, डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना और उस एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? मैं बताना चाहूंगा, जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना और उसको कोर्ट में प्रूव करना, दोनों अपनी जगह पे एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे है। बिकॉज अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है, तो वो कोर्ट में प्रूव करना। बिकॉज जब डिजिटल एविडेंस को हम कैप्चर करते हैं, उसको अलग अलग हार्ड डिस्क से, डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज से, या फिर फोन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसी इंफॉर्मेशन को हमें विदाउट टेम्परेशन उसको पेश करना होता है, यानी बिना उसको में चेंजेस किए, बिना उसके अंदर कोई हैश वैल्यू चेंज हो जाए, उसको पेश करना होता है। तो उस केस में देयर आर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक जो एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं कर सकता। बट अगर हम बात करें कोर्ट में उसको पेश करना है एविडेंस को, तो उस केस में काफी चीजें सामने आती है। सबसे पहला आता है चेन ऑफ कस्टडी, यानी जो हमारी चेन ऑफ कस्टडी रहेगी उसके अंदर उसको एडमिसिबल कैसे प्रूव किया जाए, कहीं पे उसको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिसके आधार पे जो जज है, वहां का मैजिस्ट्रेट है, उसको चीज समझने भी आनी चाहिए, राइट। सेकंड थिंग इज दैट कि वहां पे जो उनके पास जो उनके पास एविडेंस कलेक्ट हुआ है, क्या वो इतना कैपेबल है कि वहां के जो अथॉरिटीज हैं वो उससे फैमिलियर हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एडवांस लेवल के एविडेंस भी कलेक्ट हो रहे हैं। इवन कुकीज है, हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन की फाइल है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, या उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे एडमिसिबल किया जाए। फिर उसमें हमारी जो अलग अलग स्टैंप्स लगती हैं, जो स्टैंप किसी सॉफ्टवेयर की स्टैंप एड ऑन है, उसमें जो फोरेंसिक अप्रूव करेगा कि भाई यहाँ से डेटा कलेक्ट हुआ है और ये कोर्ट में मान्य है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, और सारे रूल एंड रेगुलेशन के लिए उनके पास नॉलेज और सारी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जो हमारे कोर्ट में एडमिसिबिलिटी का पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। बीच में क्या क्या हर्डल्स आ जाते हैं, जो जैसे मूवीज में दिखाया जाता है ना कि पैसा दे देते हैं कि इसको छुपा दो, ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा कई केसेस में हो जाता है, बट जब को काफी ज्यादा सेंसिटिव क्राइम है या किसी लेवल का सोफिस्टिकेटेड लेवल का क्राइम है, तो उस केसेस में हर्डल्स ये भी आ जाते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, VPS है या VPN है, उसको आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये यहाँ से हुआ था। कोर्ट में आपको उस टेक्निकल लैंग्वेज को पेश करना पड़ेगा कि ऐसे हुआ और ये इससे रिलेट करता है, और भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। ओके, आपको क्या लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जो एस्कटिंग टूल्स है वो क्रिमिनल्स के पास नहीं है? ये मान के चल सकते हैं हम, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास टूल है वो थोड़ा सा पीछे चलती है एज कम्पेयर टू साइबर क्रिमिनल्स। क्योंकि हम बात करें पहली चीज दैट इज द टूल्स एंड टेक्निक,
किस टाइप की टूल एंड टेक्निक यूज कर रहे हो, इनोवेशन क्या है उनका। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं। हम बात करें एडवांस फिशिंग की, ऐसे टूल्स हैं जो रैनसमवेयर एज ए सर्विस यूज करते हैं, मालवेयर्स यूज करते हैं, वो अनपैच सर्विसेज यूज करते हैं, 0 days यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास एडवांस टूल है। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है बजट। गवर्नमेंट के पास जो बजट है वो सबसे बड़ा इश्यू है। उनके पास लिमिटेड बजट होता है और लिमिटेड अप्रूवल्स होते हैं। बट क्रिमिनल्स 0 day का भी इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल की फिशिंग टेक्निक का भी यूज करते हैं, वो इवन KYC बाईपास भी यूज करते हैं, डिफरेंट बाईपासेस यूज करते हैं। उनको कोई फर्जी सिम यूज करनी होती है, उनके पास पूरा एक सिंडिकेट्स होता है इसको चलाने वाला, वो यूज करते हैं। तो उस केस में ये चीजें हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके पास हाई कटिंग एज टूल नहीं है। अगर है तो उनके पास फिर वो एक्सपर्ट लेवल के लोग नहीं है उस टूल को सिखाने वाला, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसको क्राइम को स्टॉप करने के लिए क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करना है, उस लेवल के एक्सपर्ट नहीं है। और उनका माइंडसेट भी यही होता है कि हम इन अधिकारियों को सिखा के कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, ASI को हम उसको इस लेवल का बना देंगे। बट जो एक्सपर्ट होता है, साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, वही जानता है कि उसको कैसे टॉलरेट करना है, कैसे यूज करना है। तो आपकी लर्निंग क्या है जब आप ऐसे केस सॉल्व करते हो बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ मिलके, तो उनसे बेस्ट लर्निंग क्या मिलती है जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं यही देना चाहूंगा, जो लर्निंग होती है वो डेली नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हर सेकंड कुछ नया हम सीखते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, जो आप सीख के आए हो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से बात करें या अलग सर्टिफिकेशन से, उसमें कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि क्रिमिनल का बिहेव कैसे करता है, उसके साइबर क्राइम की पैटर्न क्या है। तो डेली एक नई लर्निंग है। हम छोटी से छोटी चीज से निकालते हैं और बड़ी से बड़ी एडवांस चीजों तक हमेशा लर्निंग जुड़ी होती है। अगर हम लर्निंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम एक गुड सक्सेसफुल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। अगर आप ये सोचोगे हाँ मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, तो आप एक जगह लिमिटेड रह जाओगे और आप उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। Okay. As we know, you are a cybersecurity professional. What was the gap between the academic cybersecurity academic education and real world scenario? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं आंसर देना चाहूंगा। जो हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं या जो हम बच्चों को बनाते हैं इस लेवल के, तो उसमें सबसे बड़ा गैप तो ये है, एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन और एज कंपेयर टू अवर मेन इंस्टीट्यूशन, हम साइबर रक्षक के थ्रू जो ट्रेन करते हैं उस लेवल का, तो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ थियोरेटिकल थिंग या फिर लैब बेसिस थिंग कि आपको एक लैब दे दी एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, आप उसको सोल्व करो। रियल में ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर हम बात करें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो उसमें भी रियल वर्ल्ड में बग्स अपने को इतने आसानी से नहीं मिलते। अगर हम बात करें लाइव इन्वेस्टिगेशन की, साइबर क्राइम की, तो उसमें रियल वर्ल्ड का सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो वी फोकस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव केसेस, जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि लाइव कैसे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, व्हाट आर द मोडस ऑपरेंडी ओवर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक to identify this kind of suspect, even move towards the digital evidence also। तो ये काफी चेंजेस होते हैं रियल लाइफ में और जो थियोरेटिकल थिंग्स है उसमें। Can you share a story where your training directly involved in solving a case? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं बताना चाहूंगा। हमने ऐसी भी चीजों पे काम किया है जो विमेंस है, जो विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम है, उस पर भी काम किया है। किसी का ऐसे कोई मूव इमेज शेयर हो गया, उसको हमने टेक डाउन भी किया है। अब एनफोर्समेंट के पास अपने तरीके होते हैं, बट हमारे पास अपने तरीके होते हैं। हिट एंड ट्रायल हमें यूज करके उस चीज को उस लेवल पर जाना है, सिर्फ ना कि एक रिएक्टिव स्टेटमेंट बल्कि एक प्रोएक्टिव मेजरमेंट में हमें काम करना होता है। तो एक तो एग्जांपल है हमारा विमेन्स, महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, साइबर बुलिंग है, साइबर थ्रेट्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड। ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब एक टाइम का खाना नहीं होता खाने को, और वो किसी से उधार लेके पैसा लोन पे लेकर किसी से परचेस किसी से लेते हैं वो इंटरेस्ट पे, और फिर उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। तो उनको वो पैसा लौटाना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट प्रोड्यूस होता है। सेकंड थिंग इज दैट वो कैसे मैनेज करेगा, ये चीजें भी देखी जाती है। इवन बड़े बड़े जो CEOs हैं, CTOs हैं, उनके साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड है, सिम स्वैपिंग जैसे फ्रॉड है। तो अगर मैं लिस्ट बताने लगूंगा तो बहुत सारे ऐसी लिस्ट है जो मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया और उस लेवल पे उनको टेक डाउन किया और रिपोर्ट टू द ऑथोरिटीज। सर फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई स्कैम हुआ और मेरे को उसको रिपोर्ट करना है, तो जो सबको लोगों को पता है कि 1930 के ऊपर कॉल करना है, रिपोर्ट करना है, फिर लेकिन 1930 पे कॉल करने के बाद भी अगर छोड़ दिया जाए कि कॉल करके बस हो गया कि हाँ रिपोर्ट कर दिया, या फिर साइबर क्रिमिनल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके मैंने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद प्रोसेस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप जो यूजर फॉलो कर सकता है और अपने उसके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसको प्रिवेंट कर सकता है? जो आपने बताया 1930, दैट इज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग टोल फ्री नंबर 1930।
तो आपने बताया किसी ने 1930 पे कॉल किया, तो जब 1930 पे जब कॉल करते हो तो नोडल एजेंसीज के पास लगता है कॉल। जो आप जयपुर से हो तो जयपुर के जो पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, कमिश्नरेट है, वहां पे कॉल लगेगा। उसके बाद रीडायरेक्ट होते हो नियर बाई थाने में। तो इसमें क्या होता है, आपका एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि यू आर द विक्टिम, और आपके पोर्टल पे आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। उस केस में जो भी आप बैंक देते हो सस्पेक्ट के, वो बैंक अकाउंट पे होल्ड या फिर उनको फ्रीज के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एडिशनल विद, आपके पास पासबुक जो होती है आपकी, उसमें अकाउंट नंबर की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, आपका जो पैसा किसको गया उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास, उसके फर्जी व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया, कॉल आया, वो आपके पास होना चाहिए, और उसके करस्पॉन्ड आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपके पास सारा एडिशनल होना चाहिए। उसके बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है तो आपके पास एक मैसेज आता है, डियर कंप्लेनेंट यू रिसीव वन एक्नॉलेजमेंट नंबर ओवर देयर। अब क्या होता है कि जब जो विक्टिम है अपना, वो कई बार क्या करता है, उसको पता ही नहीं आगे क्या करना होता है। हम भी उनको असिस्ट करते हैं इस चीज में, बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग साइबर कंसल्टेंसी रिगार्डिंग दैट टू हेल्प दिस विक्टिम। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम ये बताते हैं कि मूव टुवर्ड्स द ट्रैक योर कंप्लेंट। ट्रैक योर कंप्लेंट ऑप्शन है cybercrime.gov.in वेबसाइट पे, उस पर क्लिक कीजिए, देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर पुट कीजिए, आपके पास ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी आएगा आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आएगा कि आपकी कंप्लेंट अभी प्रोसीडिंग में है, या फिर अभी चालू नहीं हुई है, या अभी वो नोट एप्लीकेबल है। ऑल द थिंग यू विल प्रोसीड थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल। ऐसा एक पोर्टल होता है पुलिसिंग का, वो पोर्टल उनके पास जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन वहां से लेयर बाय लेयर उस अकाउंट को फ्रीजिंग के लिए प्रोसीड किया जाता है। तो एक जो पर्टिकुलर विक्टिम है हमारा, यूजर है, वो इस टाइप से स्टेप्स फॉलो कर सकता है। उसके बाद पुलिस का काम है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो अपने आधार पे काम करती है। सर जैसे आजकल क्या होता है ना कि दोस्तों के अंदर ज्यादा होता है कि भाई तेरा अकाउंट दे दे, मैं तेरे में पैसे डलवा दूंगा इतने, तो वो फ्रॉड का पैसा होता है, उनको पता नहीं होता, उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको मनी सर्कुलेशन फ्रॉड बोलते हैं। किसी गेमिंग एप्लीकेशन, अभी तो जो नया रूल आया उसमें गेमिंग बैन कर दिया गया, गेमिंग साइट्स और ये जो भी लेन देन होती है इससे, तो ऐसी चीजें प्रोसीड हो रही है धीरे धीरे। तो जो पैसा है वो आरबीआई की नजर में होता है, उसको मनी ट्रायल बोलते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन ट्रायल चलती है उसमें देख लेते हैं पैसा इतना इतना यहाँ गया, तो सस्पेक्ट के आधार पर उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। पहले अलग रूल था, अब डिफरेंट, अब कोर्ट ने भी एडमिसिबल कर दिया है कि ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हर किसी का अकाउंट बंद नहीं होगा। तो अब इसमें थोड़ी रियायत दे दी गई है। तो अगर किसी को अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाना हो तो कैसे करवा? उसमें ये होता है, आपका अकाउंट जहां से भी जो फ्रीज होगा उसमें लिखा रहेगा फ्रीज्ड बाय दिस साइबर सेल, केरला, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, गुजरात, हरियाणा। तो आप उस अथॉरिटी में, आपको आईओ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या आपको मेल आईडी मिलेगी, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें एनओसी के थ्रू करें, वो विजिट करा के करें, या फिर ओवर द कॉल करें, कैसे करें। पहले पूरा रिव्यू करते हैं आपके अकाउंट को, उनको लगता है 1% भी डाउट है तो वो उस आधार पे आगे प्रोसीडिंग करते हैं। तो ऐसे ही आपको ओपन करवाना है अकाउंट। आजकल ऐसे लोग भी मिल जाते तो कहते हैं मैं ओपन कर दूंगा, इतना % लूंगा, तो ऐसे से बच के रहिए जी। अगर आज पवन चौधरी को सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना और एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना हो, तो क्या मिस्टेक्स है जो आप रिपीट नहीं करोगे और अपने आप को और बेटर वे में बनाओगे? पहले मेरे को इस फील्ड में ये लगता था कि कोई ऐसा बंदा होगा जो मेरे को सपोर्ट करेगा, या मेरे को ऐसे उठा के यहां रख देगा, मैं जीरो लेवल पे हूं, मेरे को हीरो बना देगा। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हर किसी व्यक्ति का आपके पीछे एक मतलब होता है, वो ये चाहता है कि मैं इसकी मदद क्यों करूं जब मेरा मतलब ही नहीं है। तो पहली चीज तो मैं ये गलती सबसे पहले नहीं करूंगा कि मैं ऐसे लोगों से अवेयर रहूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छी लेवल पे हैं, बट आपको लगता है कि आपकी मदद करेंगे, बट रियल ऐसा नहीं होता। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति साइबर रक्षक बने, हर व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्टर बनाए, और हर बंदा एक एक्सपर्ट लेवल पे निकले, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे क्राइम हो रहे हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे लोगों की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये गलती हम नहीं करेंगे। दूसरा, जो मैं स्टार्टिंग से करते आया हूं, अपना जो बेसिक है, जो अपना फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग रखो। वेदर यू आर फ्रॉम साइबर डिफेंसिव साइड, वेदर यू आर फ्रॉम साइबर ऑफेंसिव साइड। आपको पता है कि ऑफेंसिव मैकेनिज्म क्या है। लॉ एनफोर्समेंट किसी जीरो डे को या किसी वल्नरेबिलिटी को अनपैच वर्जन पे अटैक नहीं कर सकती, उनके पास लीगल अप्रूवल नहीं है, बट आपके पास है, तो उसको मर्ज करके आप कुछ एडवांस बना सकते हो। दे नीड सस्पेक्ट देयर लोकेशन, दे नीड दिस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन देयर एविडेंस, तो उस केस में हम उसको मैनेज करेंगे। फोकस करो अपने फाउंडेशन पे, चाहे वो लिनक्स, चाहे वो विंडोज, चाहे वो iOS, चाहे वो IoT, देन मूव टुवर्ड्स द एडवांस फेज। और उसके बाद आप, चाहे वो आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो, चाहे वो आपका
हैकिंग पार्ट हो, चाहे वो आपका लर्निंग पार्ट हो, कुछ भी हो, उसको उस लेवल पे लेके चलो, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाओ। क्या होता है, जो हमारा साइबर डोमेन बहुत बड़ा है, हम सोच के चलते हैं कि 1000 चीज हम सीख जाएंगे, नहीं सीख पाओगे। आप बने हो प्रोएक्टिव मेजरमेंट के लिए, आप बने हो रिएक्टिव मेजरमेंट के लिए। आप रेड टीम का पार्ट हो, आप ब्लू टीम का पार्ट हो, दैट इज द पार्ट ऑफ साइबर डोमेन। बट आप हर चीज सीख जाओगे, ये आपका एक माइंड प्रोसेस, आपका थॉट है। आप सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे, ये पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज मेरे को 10 साल हो गए, मैं भी अभी स्टिल लर्निंग में हूं, मैं भी चीजें सीख रहा हूं। मेरे को लोग नेशनल साइबर एक्सपर्ट बोलते हैं, बट रियल में हम चीजें सीखते हैं। बिकॉज जिस दिन हमने रोक दिया, स्टॉप कर दिया, डेफिनेटली मेरी स्टॉप हो जाएगी वहीं पे लर्निंग, और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं एडवांस लेवल के केस नहीं सोल्व कर पाऊंगा। सो दैट इज द थिंग, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा। जो भी बच्चा हमसे इंप्रेस होता है, जो भी सीखना चाहता है एज ए एक्सपर्ट बन के, तो ये चीजें फॉलो कर सकता है। अगर आपको यूथ को एक मैसेज देना हो साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड, तो फिर वो मैसेज क्या होगा? सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही है यूथ को, कि आप अच्छी राह पे चलिए, आप एक अच्छे माइंड प्रोसेस को यूज कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है कमाने को, शॉर्ट टर्म मत यूज कीजिए, शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। सेकंड थिंग इज दैट कि आप जितना हो सके अपना एक योगदान दीजिए, whether you are doing cyber awareness, whether you are training the law enforcement, whether you are making the cyber experts, आप, मेरा यूथ पे यही मैसेज है, इन चीजों से आप अवेयर हो जाइए। आप जितनी चीजें हैं उसको अच्छे सीखिए, अपने नेशनल सिक्योरिटी, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को प्राउड फील कराइए। बिकॉज इस जर्नी में मेरे जो सपोर्टिव थे, जो अभी नहीं है, मेरे मदर एंड फादर जिन्होंने सपोर्ट किया, जो पीछे उनका साथ रहा, वो जरूर अनपढ़ थे, बट उस लायक हमें बनाया कि आज हम यहाँ बैठ के अपना एक सेशन दे रहे हैं, अपना एक पॉडकास्ट दे रहे हैं। वो अपनी अचीवमेंट है। जब कोई बड़ा अधिकारी हमें गर्व से कहता है कि वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, चाहे वो देश की रक्षा के लिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, चाहे उनको ट्रेन करने के लिए, या किसी केस को सोल्व करने के लिए, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा, आप साइबर सुरक्षित रहें, और हम चाहेंगे कि आप साइबर रक्षक बने और अपने आप को सेफ रखें, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने बुजुर्ग का सम्मान करें, और सबसे बड़ी देश सेवा आप में योगदान करें। सो मैं यही एक संदेश देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ। थैंक यू फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट, और मैं होप करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा, और मुझे अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव, और मैं हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करता हूं जो अच्छा काम करता है, और जिनको हमारी सपोर्ट है, डेफिनेटली आप संपर्क करो, कांटेक्ट में रहो, जरूर आपकी मदद होगी। और आप जो इनिशिएटिव चला रहे हो, दैट इज सुपर्ब नाइस। साइबर रक्षक की टीम साइबर जो अपनी वर्क कर रही है, वो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, पैन इंडिया में काम कर रही है। आपको किसी टाइप के भी हेल्प चाहिए विद इन रेस्पेक्ट ऑफ साइबर consultancy help, any kind of training program, any kind of law enforcement assistant, any kind of internship and training, we are always ready to help you in any kind of segment. So thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much.